हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू उस्ताद। ये जो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ पे बनाया गया वीडियो है। इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, इससे पहले का वीडियो नंबर 3 है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वो भी साथ में देख लीजिए। हम जो है मॉडर्न इंडिया को जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में सारा कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ जो है, इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे हैं वो हमने जो आईएएस में या किसी भी स्टेट के पीएससीज में आए हैं उनको हमने जमा करके जो है लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस बनते हैं ये इसी एक टॉपिक पर। इसके बाद जो बाकी टॉपिक बनेंगे उन पर भी जो है धीरे धीरे हम उनको भी डील कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो मॉडर्न इंडिया में आता है वो यही है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके बाद हमारा बनता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट इज़ फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। यानी कि किस मुगल एम्परर के दौरान, रूल के दौरान यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे पहली फैक्ट्री बनाई थी। तो अगर आपको पता होगा, जब वो यहाँ आए थे वो उस टाइम यहाँ का जो रूलर था वो था अकबर। लेकिन जब उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी तो उस टाइम यहाँ का जो रूलर था वो था जहांगीर। जहांगीर के टाइम तो पहली पहली जो फैक्ट्री है वो कहाँ बनी थी, अगर आपको याद होगा, अगर आपने सही से पढ़ा होगा, तो पहली फैक्ट्री जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे बनाई थी तो वो बनी थी मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड प्लीज़ वेट। तो वो बनी थी सूरत में। इसको थोड़ा मोटा करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। तो वो सूरत में बनी थी। देखिए एक तो इसका आंसर ये है कि वो जो बनी थी वो बनी थी जहांगीर के दौर में। कहाँ पे? सूरत में। कब? तीसरी चीज़ भी कब? 1613 में। 1613 में। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या 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 भरोसा कि आपसे पूछा जाए। ये जो है ना अकबर जो है ना, अकबर के बेटे जो थे वो जहांगीर थे। अकबर को जो है जब उनके जितने भी बेटे जने थे तो वो मर रहे थे, उनका जो देहांत हो रही थी, डेथ हो रही थी, तो नेचुरल डेथ्स हो रही थी। तो फिर उन्होंने जो है, जब उनका ये बेटा हुआ जहांगीर, तो उनको जो है इन्होंने बहुत नाज से पाला था। तो इससे जो है इनका नाम जो वो शौक से बोलते थे, वो बोलते थे शेख बाबा। ये याद रखना है, शेख बाबा। तो उनको बुलाते थे शेखू के नाम से, शेखू के नाम से। तो इस तरह से जो हमारा ये जो है, आपको एक तो ये पता चला कि किसके दौर में आए, किसके दौर में पहली फैक्ट्री बनी। वो जो बनी थी जहांगीर के दौर में आए थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके रूल के दौरान बनी थी? उस टाइम यहाँ पे किसका रूल चल रहा था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस टाइम वो बनी थी अकबर के दौर में। लेकिन पहली फैक्ट्री जो सूरत में बनी थी वो बनी थी जहांगीर के रूल में। दूसरी बात ये कि ये जो यहाँ पे फैक्ट्री जो बनी थी, जो फैक्ट्री यहाँ पे बनी, ये जो है इन्होंने इससे पहले भी अटेम्प्ट्स किए थे। किसने? ब्रिटिश ने। ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था एक एम्परर से जो है ये इजाज़त लेने का कि हम यहाँ पे ये बना सकते हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था, लेकिन जहांगीर ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन फिर अब क्यों दिया, इस टाइम क्यों दिया? देखिए पहली दफ़ा उन्होंने जब वो यहाँ पे थे ना, तो उस पहले जब वो यहाँ पे समझ लीजिए जहांगीर के पास आए थे, तो उस टाइम जो है यहाँ पे पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे। तो पुर्तगीज़ ने अकबर से जहांगीर से कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने जो है इनका टर्न डाउन कर दिया। लेकिन जब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सी पर अपना पावर दिखाया। वो कैसे दिखाया? उन्होंने जो है, जो पुर्तगीज़ राज करते थे उस दौरान, वो नेवल पावर जो पुर्तगीज़ के पास था, उनको जो है इन्होंने हरा कर जहांगीर को दिखाया कि हम इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इसके बाद जो है उन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, अभी मैंने आपको सूरत बोला था, लेकिन पहली फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम। तो लेकिन वो टेम्परेरी थी, लेकिन परमानेंट जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई वो उन्होंने फिर बाद में सूरत में बनाई। तो पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में ही बनाई, इसका आंसर सूरत ही होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। सॉरी, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। यानी कि ब्रिटिश रूल के दौरान ओपियम के लिए कौन सा रीजन जाना जाता था? बिहार, साउदर्न इंडिया, गुजरात या असम? क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर है बिहार। इसका आंसर है बिहार। बिहार जो है ना, बिहार अगर आप आज भी देखें ना, अगर बिहार के पिछड़ जाने की कोई वजह है, वो एक वजह ये भी है कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सप्लॉइट करके वहाँ ओपियम प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। उससे क्या है कि जो लोकल यूथ था वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे लिटरेसी, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आई थी, ये जोनाथन लीन एक हैं, वो एक रिसर्चर हैं, जोनाथन जोनाथन लीन है एक रिसर्चर। वो उन्होंने पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक स्टडी की थी। तो वहाँ से उन्होंने ये किया था, जहाँ जहाँ भी ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के लिए जो ओपियम की प्रोडक्शन बढ़ाई थी, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो बिहार है इंडिया में, उसके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स, वहाँ पे उन्होंने ओपियम प्रोडक्शन तो की थी, लेकिन उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो डेवलपमेंटल काम थे वो रुक गया, लोगों का ध्यान इस पे गया, जिसकी वजह से वहाँ लिटरेसी भी कम हुई और वहाँ की डेवलपमेंट भी कम हुई। तो ये है इसके एक वजह कि बिहार इस लिटरेसी में पीछे क्यों है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पुर्तगीज एट सोवाली? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड? तो इसमें से कौन थे जिन्होंने पुर्तगीज़ को सोवाली में हराया था? तो वो थे थॉमस बेस्ट। ये थॉमस बेस्ट, उन्होंने पुर्तगीज़ को सोवाली में, इसको जो है बैटल ऑफ सोवाली भी कहा जाता है। सोवाली जो है गुजरात में जगह है, गुजरात। तो ये कब हुआ था? बैटल ऑफ सोवाली कब हुआ था? बैटल ऑफ सोवाली 1612 में हुआ था। बैटल ऑफ सोवाली 1612 में हुआ था, जिसमें ये थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज़ को हराया था। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत? देखिए ये इंडिया में नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया कि सूरत में पहली फैक्ट्री इन यूरोपियन पावर्स में से किसने इस्टेब्लिश की थी? तो इसका आंसर है सूरत में सबसे पहले इंग्लिश ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। लेकिन अगर हम देखें, डच ने जो है पहली फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी? उन्होंने पहले फैक्ट्री जो है 16, देखिए इंग्लिश ने तो पहली सूरत में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी वो की थी 1613 में, लेकिन डच ने जो है अपनी फैक्ट्री 1605 में ही पहली फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन वो थी मसूलीपट्टनम में, ये थी सूरत में। और फ्रेंच ने, ये जो फ्रेंच लोग थे ना, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में बनाई थी। 1668 में कहाँ बनाई? सूरत में ही बनाई थी। ये किसने बनाई थी? फ्रैंकोइस कैरन था उनका एक फ्रेंच एक मान लीजिए ऑफिसर थे वो, फ्रैंकोइस कैरन, CARON, फ्रैंकोइस कैरन थे। उन्होंने जो है वो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की थी। और जो पुर्तगीज़ थे, देखिए ये जो पुर्तगीज़ लोग थे, इन्होंने सबसे पहले जो है, ये क्योंकि ये सबसे पहले आए थे, अगर आपको पता होगा, ये पुर्तगीज़ इंडिया में पहले यूरोपियन पावर थे। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है ना वो कलीकट में इस्टेब्लिश की थी। कब? 1500 में। कब? 1500 में। और वो फैक्ट्री कलीकट में रही 1525 तक, क्योंकि उसके बाद जो है वहाँ पे उनको वो हटानी पड़ी। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री यहाँ पे अगर किसी यूरोपियन पावर ने
इस्टेब्लिश की है, तो वो है पुर्तगीज़। उससे उसके बाद डच, उसके बाद जो है इंग्लिश, और उसके बाद फ्रेंच ने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें सूरत में बताना था, तो सबसे पहले सूरत में इंग्लिश ने ही बनाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। देखिए बॉम्बे जो है ना, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन उन्होंने किससे वो पहले लिया था? सबसे पहले किसके पास था? सबसे पहले बॉम्बे जो था ना, वो था पुर्तगीज़ के पास। को इसका आंसर है पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ से ही इंग्लिश ने जो है बॉम्बे लिया था। लेकिन बॉम्बे की एक और कहानी है, वो भी मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, किंग ऑफ इंग्लैंड था चार्ल्स टू। ये मतलब आपको याद रखने की भी ज़रूरत है। चार्ल्स टू था एक किंग ऑफ इंग्लैंड। वो था जब उन्होंने शादी की 1661 में, 1661 में, किसके साथ? पुर्तगीज़ क्वीन के साथ। किसके साथ? पुर्तगीज़ प्रिंसेस के साथ। पुर्तगीज़ प्रिंसेस के साथ। तो उसका नाम था कैथरीन। तो कैथरीन के साथ जब उन्होंने शादी की, तो वहाँ के किंग ने इन्हें अब डाउरी दे दी। डाउरी में उनको क्या दे दिया? वो जो है उनको बॉम्बे दे दिया। क्योंकि उस टाइम तक 1661 तक बॉम्बे किन के पास था? बॉम्बे था पुर्तगाल के पास। तो समझ लीजिए ये प्रॉपर्टी थी पुर्तगाल के किंग की। तो जब उसकी बेटी की शादी हुई इंग्लैंड के चार्ल्स टू के साथ 1661 में, तो उन्होंने अपनी बेटी को एज डाउरी बॉम्बे जो है चार्ल्स टू को दे दी। अब इसका डिफेक्टो कंट्रोल जो है इंग्लिश के पास रहा, ब्रिटेन के पास रहा। तो अब ये जो चार्ल्स टू, देखिए ये खुद तो मतलब ट्रेड नहीं करते थे, ये थ्रू कंपनीज उस दौरान ट्रेड करते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही बॉम्बे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पर। उन्होंने बॉम्बे जो है ना, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कब दिया? वो दिया 1668 में। 1668 में किसको दे दिया? ये दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको दे दिया लीज पर। देखिए एनुअल रेंट जो उनका मिलता था ना बॉम्बे का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस किंग को देती थी। किस किंग को? किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स टू को देती थी। वो देते थे, समझ लीजिए उनकी उनकी करेंसी क्या थी? अगर यूरो था तो समझ लीजिए यूरो, आज का यूरो 10 यूरो उनको देते थे पर ईयर। 10 यूरो पर ईयर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किंग ऑफ इंग्लैंड को देना था। तो और एक तो ये दे दिया। दूसरा जो है किंग ने उनसे जो है 50,000 रुपये, समझ लीजिए 50,000 उनकी करेंसी, 50,000 रुपये जो है उनसे लोन लिया। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लिया एट द रेट ऑफ 6%। तो समझ लीजिए अपनी प्रॉपर्टी उनको दे दी। एक तो रेंट ले रहे थे और 50,000 रुपये जो है कर्जा ले लिया इस कंपनी से। तो ये है बॉम्बे की कहानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय ये जो है औरंगजेब ने किस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को एक्सपेल, बाहर फेंक दिया था? वो कौन था? पहला है अंगेयर, दूसरा है सर जॉन चार्ल्स, तीसरा है सर जॉन गायर, चौथा है और डी पार्ट है सर निकोलस वेट। तो कौन था वो था सर जॉन चाइल्ड। ये सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने यहाँ से एक्सपेल किया। एक्सपेल क्यों किया? क्योंकि 1656 में जो है किसने एक तो औरंगजेब ने ही, जहांगीर ने इनको यहाँ पे जगह दी, और फिर औरंगजेब का जब आया, औरंगजेब के साथ इन्होंने जंग छेड़ दी। कहाँ पे? बंगाल में 1656 में जो है इनको बंगाल में इनके साथ जंग छेड़ दी। तो ये गुस्सा हुए औरंगजेब, ये बड़े दबंग ये जो थे, तो उन्होंने इसको यहाँ से निकाल फेंक दिया, और वहाँ से जो उन्होंने फिर वहाँ पे कुछ दूसरे को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो है रखा गया।
तो उसके बाद एक अहम क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटक वॉर? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इश्यूज ऑफ कर्नाटक सक्सेशन, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। तो इसका जो है इमीडिएट कॉज, देखिए एक तो हो गया कि ये तो सब इसके कॉजेज हैं, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था? देखिए इसका इमीडिएट कॉज जो था ना, वो था ये जो है उन्होंने फ्रेंच इसका जो है ये है कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश ने जो है फ्रेंच शिप इनको, आपको पता होगा, आपको एक चीज़ पता होगा कि फ्रेंच ये जो है ना, ये वॉर्स कितने हुए हैं, कर्नाटक वॉर्स कितने हुए हैं? एक तो है फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और है थर्ड कर्नाटक, 3 कर्नाटक वॉर्स हुए हैं। तो पहला कर्नाटक वॉर जो है ना, वो हुआ था 1740 से 48 के दरमियान। ये क्यों हुआ था? देखिए जो इंडिया में आए थे कौन से, फ्रेंच और इंग्लिश पीपल, इनको पहले से ही राइवलरी थी हर जगह, ये जहाँ भी जाते थे इनकी राइवलरी, मान लीजिए खानदानी लड़ाई इनकी थी। जब ये इंडिया में आए तो यहाँ भी लड़ाई हुई, लेकिन इस टाइम क्या हुआ था, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है यहाँ पे लिखा है ना, तो असल वजह ये भी थी इनकी जो आपस में राइवलरी थी ना, ऑस्ट्रिया में उस टाइम, ऑस्ट्रिया में दो फैक्शंस में सारा यूरोप डिवाइड हो गया था। ऑस्ट्रिया में जो है मारिया थिसेरा का सक्सेशन होना था ऑस्ट्रियन क्राउन पे, लेकिन जो है ना यूरोप में जो फ्रांस, पर्शिया, स्पेन, बावेरिया या ये एक साइड में थे, दूसरे साइड में ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन थे। ये कुछ और चाहते थे, वो कुछ और चाहते थे। जो लड़ाई पहुंचकर इंडिया पहुंच गई, यहाँ पे फिर जो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लड़ाई हो गई इनकी इंग्लिश और इनकी। तो इसे कहते हैं फर्स्ट कर्नाटक वॉर। इसे जो और भी एक नाम से जाना जाता था, हो सकता है वो भी पूछे, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉम, बैटल ऑफ सेंट थॉम, बैटल ऑफ सेंट थॉम इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे ब्रिटिश और नवाब ऑफ कर्नाटक जिसके पास गए थे कौन, इंग्लिश के, आप हमारी मदद करो जो फ्रेंच के खिलाफ। तो फ्रेंच आर्मी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थी, बहुत कम नंबर में थे लेकिन डिसिप्लिन थे। तो उन्होंने जो है इसको आराम नवाब ऑफ बंगाल को हराया। तो वो आर्मी जो थी वो अनवरुद्दीन के अंडर थी ना, वो सारे फोर्सेस, नवाब ऑफ कर्नाटक ने जो है। तो जब ये लड़ाई हुई तो वहाँ से एक ख़ास जो इसका रिज़ल्ट आया, एक तो ये वो तो हार ही गए, कौन, इंग्लिश या हम नवाबा कर्नाटक जो थे वो हार गया। किससे? वो जो है फ्रेंच से हार गया। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह थी कि जो इनकी आर्मी थी, कि इनकी फ्रेंच आर्मी थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनड थी और उनके बहुत ही अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी। तो उन्होंने वो कुछ 100 में थे, ये हज़ारों में थे, फिर भी उनको हरा दिया। तो ये वॉर एंड कब हुआ? जब जो है वहाँ पे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कंक्लूड हुआ। वहाँ पे जब वॉर कंक्लूड हुआ तो यहाँ पे 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला कैपियल, ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला, सॉरी यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, तो कैपेल, एक्सला कैपेल, जब ये इन दोनों के दरमियान जब ये ट्रीटी साइन होगी तो ये वार जो है एंड हो गया। इसके बाद जब दूसरा वार होता है, सेकंड कर्नाटक वार, वो होता है 1749 से 1754 के दरमियान। 1740, ये भी याद रखना, 1749 से 1754 तक दूसरा वार होता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर। ये भी यही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की ही वजह से हो गया था। तो यहाँ पे देखिए पहला जो फ्रेंच वार था, पहला जो ये वार था ना कराना, वो किसने जीता? फ्रेंच ने। अब यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर चेंज हो गया था। उस टाइम यहाँ पे आ गए थे डुप्लेक्स।
फ्रेंच गवर्नर। तो डुप्लेक्स की वजह से फ्रेंच को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये वार इन्होंने हारा इंग्लिश से। तो जब ये जो है इनको ये नुकसान हो गया फ्रेंच को, इन्होंने फ़ौरन इसको जो है इस डुप्लेक्स को वापस बुलाया। बोला यार आपने हमें बहुत नुकसान करा दिया, अब वापसी आ जाओ, हम दूसरा गवर्नर भेजते हैं। तो इस तरह से जो 1754 में इनको वापस बुलाया गया और यहाँ पे जो है चार्ल्स रॉबर्ट को भेजा गया यहाँ डुप्लेक्स की जगह, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फ्रेंच गवर्नर जनरल। तो ये जो है ना चार्ल्स रॉबर्ट गॉड्यू उनका नाम था पूरा, चार्ल्स रॉबर्ट गॉड्यू। तो ये इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस जो इंग्लिश के साथ शुरू कर दी। पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस क्या थी कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे। तो उन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी इंग्लिश के साथ साइन कर दी। जब ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी पहला जो वॉर था वो किससे, ट्रीटी ऑफ एक्सला कैपिल से ख़त्म हुआ। दूसरा वॉर जो है ट्रीटी ऑफ क्या पुडुचेरी, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी से ख़त्म हो गया। तो उसके बाद जो है तीसरा वार शुरू होता है। उसके बाद तीसरा, ये तीनों आपको याद रखना है। इसीलिए ये डिटेल बता रहा हूँ मुझे, हालांकि आंसर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि याद रखने की ज़रूरत है कि कब कौन सा वार होता है। जब थर्ड वार इनके दरमियान होता है वो उसे कहते हैं द थर्ड कर्नाटक वार, या बोलते हैं द बैटल ऑफ वेंडीवाश। ये याद रखना है, बैटल ऑफ वेंडीवाश, WANDI। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप ये अपनी कॉपी पे लिख लेना। बैटल ऑफ वेंडीवाश उसे कहते हैं। थर्ड कर्नाटक वार को बैटल ऑफ वेंडीवाश भी कहते हैं। ये कब लड़ा गया, ये लड़ा गया 1758 से 1763 के दरमियान। जब ये इसे 7 इयर्स वॉर जो ऑस्ट्रिया में हुआ था ना, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे ये वाला वार, जैसे मतलब यहाँ पे जितने भी लड़ाइयाँ हो रही थी ना, उनकी वजह जो है ना वो यूरोप होता था। तो इस तरह से जो है ये वॉर, इसमें भी बैटल ऑफ वेंडीवाश जिसे कहते हैं, ये भी इंग्लिश ने ही जीता और फ्रेंच ने हारा फिर से। तो इस तरह से जो है पुडुचेरी उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया। किसने? फ्रेंच ने। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है ना बैटल ऑफ वेंडीवाश, इससे एक चीज़ जाहिर होगी कि यहाँ अगर कोई रूल कर सकता है तो वो है ब्रिटिश इंग्लिश पीपल, और कोई नहीं। वो ब्रिटेन है जो यहाँ पे कैपेबल है रूल करने के लिए। तो इससे जो है एक कंक्लूजन निकला कि अब जो है ब्रिटिश पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका था। ये है इन 3 कर्नाटक वॉर्स का कंक्लूजन। आगे चलते हैं। अब इसी के साथ ये हो सकता है ये पूछा UPPSC में पूछा गया है कि कर्नाटक वॉर्स किन 2 पावर्स के दरमियान जो है होते थे। कर्नाटक वार, अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मेरा वो जो है, जो मैंने अभी मैं जो बोल रहा था आपने वो सुना नहीं है, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये इतना इजी है। आगे चलते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन बताइए। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा था। फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द quarrels ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। देखिए ये कौन था जिसने सबसे पहले यहाँ पे जो आपसी झगड़े होते थे इंडियन प्रिंसेस के, उनमें हिस्सा लिया, उनमें अपनी टांग अड़ाई कि वो ये चाहते थे कि ताकि मैं इनकी जो है इनकी टेरिटरीज को एक्वायर करूं। ये कौन थे? ये थे डुप्लेक्स, जिनका मैंने अभी आपको बोला कि जिनकी वजह से फ्रेंच को नुकसान हुआ था, जिन्होंने सेकंड कर्नाटक वॉर हारा। तो ये था डुप्लेक्स। यहाँ से उन्होंने एक नया बाब जो है शुरू कर दिया। डुप्लेक्स जो थे ना, ये आपको याद है कि पहला फ्रेंच गवर्नर कौन है? आपको पता है पहला फ्रेंच गवर्नर जो इंडिया में आया वो कौन था? वो था फ्रैंकोइस मार्टिन। फ्रैंकोइस FRANCOIS, फ्रैंकोइस मार्टिन, MARTIN।
MARTIN फ्रैंकोइस मार्टिन थे जो पहले फ्रेंच गवर्नर यहाँ पे आए थे 1699 टू 1706। इससे पहले ये जो फ्रेंच हुई इससे पहले हालांकि आए थे, लेकिन उन्होंने पहला फ्रेंच उससे पहले शायद चीफ कमिश्नर या ऐसा कुछ होता था। तो उसके बाद लेकिन गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल, उन्होंने पहला जो था फ्रैंकोइस मार्टिन को, लेकिन और लास्ट गवर्नर कौन था? लास्ट गवर्नर इनका कौन था? ये हैं फ्रेंच जो थे ना, ये सबसे लास्ट में इंडिया में आए थे और सबसे लास्ट पे निकले भी। तो इनका लास्ट गवर्नर कौन था? चार्ल्स फ्रैंकोइस मैरी बरौन। तो आप इतना मैरी बरौन आप याद रख लीजिए, मैरी बरौन। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि सबसे लास्ट फ्रेंच गवर्नर इंडिया में कौन था? वो था मैरी बरौन। तो ये थे 1946 से 1947 अगस्त 1947 तक ये यहाँ पर थे। तो इसके बाद जो आपको पता है कि फ्रेंच, ये जो पुडुचेरी से ये कब निकले? आपको पता है कि पुडुचेरी से ये 1947 में, इंग्लिश तो चला गया था 1947 अगस्त 1947 में, लेकिन फ्रेंच जो है ना वो यहीं पे थे। उन्होंने जब उनके पास ये पुडुचेरी था ना, वो उन्हीं के कब्जे में रहा और 1954 तक, कब? 1954 तक बिल्कुल उन्हीं के कब्जे में रहा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद थोड़ी सी नेगोशिएशन हुई इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और इस फ्रांस के साथ। तो उन्होंने कहा कि चलो एक चीज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे शेयर। तो उन्होंने थोड़ा सा पावर शेयर किया। डी फैक्टो कंट्रोल जो है ना, डी फैक्टो कंट्रोल मतलब असल में कंट्रोल तो किसके हाथ में रहा? इंडिया के हाथ में, लेकिन असल में ये थी फ्रेंच जो है टेरिटरी। हाँ, मतलब वो पूछते थे कि अभी किसको, वो जो मतलब यहाँ पे जो इनमें अब गवर्नर नहीं था, अब था हाई कमिश्नर। अब जो था ना, इसके बाद 1947 के बाद में वहाँ पे फ्रेंच गवर्नर नहीं जो अपॉइंट किया था। उसके बाद फ्रांस जो है ना, फ्रेंच गवर्नमेंट वो अपॉइंट करते थे फ्रेंच हाई कमिश्नर। फ्रेंच हाई कमिश्नर अपॉइंट करते थे। लेकिन जो पहला लास्ट फ्रेंच हाई कमिश्नर था ना, लास्ट फ्रेंच हाई कमिश्नर जो यहाँ पे था, वो था सोमा सुंदरम। कौन? सोमा सुंदरम, याद रखना, सुंदरम। तो ये था, ये 1954 में मैंने अभी आपको कहा कि जो थोड़ा सा कंट्रोल जो है इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में था। लेकिन ये जो है ना, लेकिन असल में जो ये फ्रेंच टेरिटरी थी, वो बाद में जो है 1963 में तब तक जो है सोमा सुंदरम वहाँ का हाई कमिश्नर ऑफ फ्रांस था। उसके बाद 1963 में असल एक्चुअल डेट है 13 अक्टूबर 1963 में जो है कंप्लीटली जो ये क्या बोलते हैं इसको, पुडुचेरी कंप्लीटली ट्रांसफ़र इंडिया को होता है और फ्रेंच वहाँ से भागते हैं। ये है इसकी कंप्लीट हिस्ट्री। तो इस तरह से जो है ये टेरिटरी जो इनके पास थी वो इंडिया एक्वायर करता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि लास्ट यूरोपियन पावर जो यहाँ से निकलता है वो थे फ्रेंच। तो ये है इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। देखिए सबसे पहले फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टैब्लिश की थी? वो की थी सूरत में और डेट मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर आपको याद नहीं है ऊपर जाओ, वो देखकर फिर से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि याद तो थोड़ा रहना चाहिए। तो और एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ड्यूरिंग किसके रूल के दौरान जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है? ये वहाँ के बादशाह के बारे में, जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई तो वहाँ पे उस टाइम फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? वो था लुइस 14। तो यही इसका आंसर ये पूछा गया है।
अब क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया किसे माना जाता है? वो माना जाता है किसको? कॉलबर्ट को। क्यों माना जाता है इसको? क्योंकि मतलब इसी के एफर्ट्स के वजह से जो है यहाँ पे ये फ्रेंच कंपनी इस्टेब्लिश हुई। और इन्होंने ही जब हम अभी बात कर रहे थे, सूरत में इनकी फैक्ट्री बनी थी। सूरत में इनकी फैक्ट्री कब बनी थी? 1668 में। तो वो इन्हीं के एफर्ट्स के वजह से बनी थी। इसी वजह से इनको जो है फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय डच। इनमें से कौन सी, कहाँ पे जो है डच ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी? पहला ऑप्शन है बंदेल, दूसरा है चिंसुरा, तीसरा है हुगली और चौथा है श्रीरामपुर। तो इसका आंसर जो है ना वो है चिंसुरा। चिंसुरा में पहली जो है चिंसुरा बंगाल में जो है इनकी डच की फैक्ट्री थी। अब ये पूछते हैं, ये हुगली में किन की फैक्ट्री थी? हुगली में किन की फैक्ट्री? हुगली में थी पुर्तगीज़ की। और ये है श्रीरामपुर। श्रीरामपुर में किन की फैक्ट्रीज थी? श्रीरामपुर में थी डैन्स की या डेनमार्क की, डैन्स की फैक्ट्री थी, तो डैन्स की। तो इस तरह से हमें ये तीन पता चला। चंसूरा में थी डच की, हुगली में थी पुर्तगीज़ की, श्रीरामपुर में थी डैन्स की। तो एक और क्वेश्चन है, द फ्रेंच फेल टू एस्टेब्लिश देयर पावर इन दक्कन बिकॉज। दक्कन में वो क्यों फेल हुए अपना पावर एस्टेब्लिश? डुप्लेक्स वाज नॉट ए कैपेबल जनरल, नहीं, ऐसा नहीं है। द इंग्लिश हैड द स्ट्रॉन्ग आर्मी, द फ्रेंच वेर नॉट लाइक्ड बाय इंडियंस, ये भी नहीं है। द पुडुचेरी वाज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर, वो तो स्ट्रेटेजिक था ही था। देखिए ये इसमें था ये कि इंग्लिश के पास जो ना, इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। तो ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से करता है, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट शोरा एंड ओपियम। ये बेस्ट शोरा एंड ओपियम उनको कहाँ से मिलता था? ये भी अभी मैंने, अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने पहले ही एक मैं बता दिया कि उनको जो ओपियम कहाँ से मिलता था, बिहार से। अब ये शोरा भी उनको वहीं से मिलता है। शोरा क्या है? शोरा आपको पता है क्या है? शोरा है, इसको बोलते हैं ये गन पाउडर। इससे गन पाउडर बनता है, गन पाउडर। और इसका केमिकल नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट इसे कहा जाता है। तो इनको ये वहाँ पे ये गन पाउडर और ओपियम किसने इजाज़त दी थी कि आप वहाँ पे ये एक्सप्लॉइट करो? तो ये दी थी मीर जाफ़र ने। आपको पता है मीर जाफ़र की हिस्ट्री? मीर जाफ़र एक दिन पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे चलाते थे। वो सिर्फ नाम के थे, काम के जो है वहाँ पे इंग्लिश थे। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग, assessment of land revenue on the basis of nature of soil and the quality of crops, use of mobile cannons in warfare, the cultivation of tobacco and red chilies. Which of the above was introduced into India by English? ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। इनमें इससे हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ब्रिटिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। पहली है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉयल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। तो असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू तो उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सॉयल क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉयल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स नहीं, ऐसा नहीं था। वो उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने यहाँ पे तीन तरह के लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे। पहला था ज़मींदारी, दूसरा था महलवारी और तीसरा था रैयतवारी। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। महलवारी पहला था, ज़मींदारी सेटलमेंट, दूसरा था महलवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, तीसरा था रयतवारी, RYOT, रयत WARI, रयतवारी सेटलमेंट। ये थे 3 सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। लेकिन इनमें से किसी में ये प्रॉपर्टी नहीं थी कि वो नेचर ऑफ सॉयल और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स देख रहे हैं। नहीं, उनका मकसद था कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू किसी भी तरह से जनरेट करें। ये नहीं कि आप क्वालिटी ऑफ ये देखो वो देखो, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। सो दिस वन इज़ रॉन्ग। यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, क्या पहली दफ़ा
मोबाइल कैनन क्या, मोबाइल कैनन क्या, किस चीज़ को कहते हैं? ये मतलब तोप हैं, आजकल की तोप हैं या टैंक पहली दफ़ा इंडिया में किसने इस्तेमाल किए थे? क्या वो ब्रिटिश ने इस्तेमाल किए थे? नहीं। तो किसने किए थे? ब्रिटिश ने नहीं इस्तेमाल किए। अगर ब्रिटिश ने नहीं किए थे तो पहली दफ़ा किसने किए थे? पहली दफ़ा जो है ये बाबर ने किए थे। किसने? बाबर। बाबर ने किए थे कब? बाबर ने किए थे कब? 1526 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1526 में किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? आपको पता है ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है इनका पहला इस्तेमाल हुआ था। अब किसके खिलाफ? अब किसके खिलाफ? लोधी के खिलाफ। इब्राहिम लोधी के खिलाफ जो है पहली दफ़ा मोबाइल कैनन का इस्तेमाल बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किया था। ये है इसका आंसर। तो ये भी रॉन्ग है, पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, क्या ये इन्होंने ये इंडिया में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किए थे कल्टीवेशन ऑफ चिलीज और टोबैको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो किसने किया था? कल्टीवेशन ऑफ टोबैको जो है ना, ये थी किसकी देन? ये थी पुर्तगीज की। किसकी? पुर्तगीज। तो पुर्तगीज ने पहली दफ़ा जो कब यहाँ पे, अब डेट भी साथ में बताते चलूँ, ये इन्होंने किया था 1605 में। पहली दफ़ा उन्होंने यहाँ पे क्या लाया था? उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पे टोबैको और रेड चिलीज लाई थी। तो इसका आंसर दैट मीन्स ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और पहला भी गलत है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता चला कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। इनमें से हमें जो है कोड्स, देखिए यहाँ पे कंट्रीज़ है और लिस्ट वन में यहाँ पे कंट्रीज़ है। एक सेकंड, थोड़ा ये जो है यहाँ पे लिस्ट वन में कंट्रीज़ हैं, लिस्ट वन में जो है वयागर्स हैं और लिस्ट टू में कंट्रीज़ हैं। ये कंट्रीज़ का नाम है, यहाँ वो उधर गया है, आप ये प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। तो टाइपिंग में कुछ हो गया है, ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था। तो हमें मैच करना है जो वायागर्स हैं उनको अपने कंट्रीज़ की, यानी वास्को डा गामा एक वायागर था और क्रिस्टोफर कोलंबस भी थे, कैप्टन कुक भी थे और टैस्मन भी थे। तो ये कहाँ कहाँ से आते थे? तो कोड है हमारे पास, एक सेकंड, ये एक यहाँ पे एक ही स्क्रीन में थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है, कोशिश करूँगा मैं, नहीं फिट नहीं हो रहा है। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हैं इसके कोड्स ABCD, मतलब कौन। अब मैं आपको कोड्स नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बताता हूँ ताकि आपको जो है समझ आए। तो इसका आंसर है इस तरह से, एक सेकंड आप रुक लीजिए। इसका आंसर है वास्को डा गामा आए थे पुर्तगाल से, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे स्पेन से, ऐसे स्पेन से आए थे। और कैप्टन कुक आए थे ब्रिटेन से और टैस्मन आए थे हॉलैंड से। याद रह गए आपको? नहीं रहा शायद, फिर से एक ट्राई और करते हैं। वास्को डा गामा आए थे पुर्तगाल से, कोलंबस आए थे स्पेन से, कैप्टन कुक आए थे ब्रिटेन से, आए नहीं मतलब थे। तो टैस्मन कहाँ से थे? ये थे हॉलैंड से। तो ये दुनिया के मशहूर जो हैं वायागर्स हैं वास्को डा गामा, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की थी। वो कहाँ से थे? वो थे पुर्तगाल से। कोलंबस जो है ना, वो थे स्पेन के। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक एक्सप्लोरर थे। तो ये जो है ना, उन्होंने, इसको भी शायद क्या कहा जाता है कि इसको भी इंडिया ही आना था, लेकिन जो है ना, ये पहला शख्स था जिनको ये भी पता था कि अगर हमें ईस्ट जाना, इनको ये पता था कि दुनिया गोल है। ये पहले शख्स है, बोला जाता है कि इन एक्सप्लोरर्स में ये पहले शख्स है जिनको ये पता था कि ये गोल है, और अगर हम ईस्ट ना जाएं, वेस्ट जाएं, तब भी हम उसी इंडिया पे पहुंच सकते हैं। तो ये इनका मानना था। तो इस तरह से जो है ना, इनको इंडिया आना था 1492 में। तो ये गए कहाँ? डिस्कवरी ऑफ अमेरिकाज होता है। फिर क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ
वर्ल्ड ऑफ अमेरिकाज। तो इस तरह से वो अपने शिप सांता मरिया, ये याद रखने की चीज़ है। यहाँ पे लिखता हूँ सांता मारिया, MARIA, ये थे सांता मारिया, इनके शिप का नाम था, जिसमें जिसमें उन्होंने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की थी। अब कौन सा अमेरिका? इन्होंने 4 दफ़ा वॉयेजेस की थी, एक्सप्लोरेशन की थी 4 दफ़ा। तो पहली एक्सप्लोरेशन उन्होंने की थी 1492 में, हो सकता है कहीं आपसे पूछा जाए, 1492 में। उसके बाद 1493 में भी की थी, उसके बाद 1498 में की थी, उसके बाद 1502 में। ये इनकी 4 वॉयेजेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें इन्होंने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका किया था। मगर आपको पता है, ये जो है ना, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ नॉर्थ अमेरिका नहीं किया। उनको नॉर्थ अमेरिका नहीं मिला, उन्हें साउथ अमेरिका मिला। हालांकि उनके नज़दीक नॉर्थ अमेरिका था, ये इन्हें नहीं मिला। उनको क्या मिला? उन्हें साउथ अमेरिका मिला। साउथ अमेरिका, जिसे आज नॉर्थ अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, ये उन्होंने डिस्कवर नहीं किया। उन्होंने सेंट्रल और साउथ अमेरिका की डिस्कवरी की थी। तो उसके बाद हैं कैप्टन कुक। अब कैप्टन कुक किस चीज़ के? ये कैप्टन कुक थे ना, जैसे ये बरतानिया के थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्हें क्रेडिट है कि इन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। इन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। किसने? कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। और आपको पता है कि कुक आइलैंड्स एक आइलैंड है, एक कंट्री है, कुक आइलैंड, COOK, कुक ISLANDS। ये कहाँ पे है? कुक आइलैंड्स कहाँ पे है? अगर आपका वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में है तो समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो है ना, न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड के ईस्ट में कुक आइलैंड्स एक जगह है, एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो ये आज एक कंट्री है, मगर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूजीलैंड। इसका फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस जो है ना, कौन संभालता है? ये न्यूजीलैंड। ये अलग कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, कुक आइलैंड्स। तो इसका नाम है ना कुक। ये कुक जो है ना, कैप्टन कुक के नाम से है। सो आपको ये भी पता चला, ये कुक आइलैंड जो है ना, ये इनका नाम जो है ना, कैप्टन कुक के नाम से। और कैप्टन कुक जो है ना, वो थे ब्रिटेन के। इसी तरह से अब थोड़ा सा इसका भी बताता हूँ, किसका? टैस्मैन का, क्योंकि ये तो मतलब नाराज़ हो जाएंगे। आपको बताता हूँ, ये थे हॉलैंड के। इन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर किया? इन्होंने मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको शायद बताया कैप्टन कुक का, मैंने बताया न्यूजीलैंड, मगर न्यूजीलैंड नहीं है। कैप्टन कुक ने जो है ना, सॉरी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो है, आई एम सॉरी, आप करेक्ट कीजिए प्लीज़ अगर आपने लिखा है। कैप्टन कुक ने जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है डिस्कवर किया था। और टैस्मैन ने, मैं आपको मतलब दिमाग में मेरे ये था और बोल उसका रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन टैस्मैन ने जो है ना, इन्होंने न्यूजीलैंड डिस्कवर किया। अब टैस्मैन को आपको पता है कि टैस्मैन सी है एक जगह, आपको पता कहीं पे पता है टैस्मैन सी कहाँ है? आपको पता है टैस्मैन सी कहाँ है? सी इनके नाम से सी है। इनके नाम से क्या है? कैप्टन कुक के नाम से एक कंट्री है, और इनके नाम पे भी एक जगह है, तस्मानिया भी एक जगह है। तो कैप्टन कुक कैप्टन इनके नाम से एक सी है, वो कहाँ पे है? अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, समझ लीजिए, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है, उनके दरमियान जो सी है, इसे टैस्मैन सी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मैं अभी कुक आइलैंड्स का बोल रहा था, वो समझ लिए फिर यहाँ पे है, इसको कुक आइलैंड्स कहा जाता है। तो इस तरह से आपको चारों का पता चला कहाँ से थे, उन्होंने क्या क्या काम किया। आगे चलते। तो एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पुडुचेरी, नाउ पुडुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था मेरी स्क्रीन में, आप एडजस्ट कर लीजिए। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वायर पुर्तगीज। क्या ये सही है? ये सही है। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वायर पुर्तगीज, ये सही है।
ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि सही कौन कौन सा है। ठीक है, और दूसरा है द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वायर फ्रेंच। क्या दूसरे जो थे वो, क्या वो फ्रेंच थे? नहीं, वो कौन थे? दूसरी पहले तो पुर्तगीज़ ने इनको इसको जो है ऑक्यूपाई किया। दूसरा जो थे ना वो थे डच। जब इनसे छीन कर, किन से, पुर्तगीज से छीन कर जो है डच ने वहाँ पे अपनी अथॉरिटी कायम की थी। DUTCH था, हाँ एडजस्ट कर लीजिए। तीसरा, तो तीसरा, इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुडुचेरी। ये भी गलत है, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपाई की थी। कब की थी? 1761 में। जब यहाँ पे फ्रेंच के बाद, ये डच के बाद वहाँ फ्रेंच आते हैं, फिर से फ्रेंच, डच के बाद वहाँ फ्रेंच आते हैं, और फ्रेंच के बाद इनको हराते हैं कब? 1761 में। अभी मैंने बोला था द कर्नाटक वार्स। उसके बाद जो है ये पुडुचेरी इंग्लिश के हाथ में आती है। तो इस तरह से जो है इंग्लिश जो द, यहाँ पे जो ये वाला है द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुडुचेरी, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? ओनली वन। यहाँ पे जो है ना ओनली वन इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये वाला सेशन जो है आपको इस सेशन से हेल्प मिलेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, और अपने जो है ना सब्सक्राइब बटन अभी दबा लीजिए, क्योंकि हम जो है ना टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं इस सारे पोर्शन पे। आई होप जो है आप ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।